जय हिंद फ्रेंड्स। An average mind is an extremist mind. यही तो इस देश के बहुसंख्यक लोगों की प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमिस्ट हैं, एक चीज पकड़ ली तो दूसरे को गाली देने लगेंगे। बुद्ध की बात समझ में आ रही ना, तो बुद्ध को पकड़ लीजिए, बहुत अच्छी बात। हो सकता है महावीर का भी कोई काम आपको सूट कर जाए। मुझे जब भी मौका मिला, जब भी किसी भी संत के सेमिनार को करने का, इलाहाबाद आने के बाद कुंभ में जाने के बाद, फिलॉसफी पढ़ने के बाद मेरी एक नई खोज शुरू हुई। तो जहां भी संत होते थे, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं कथा हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो मुझे जाना था। और हर आदमी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा। श्री सत्यम योगी जी हैं इलाहाबाद में, नैनी में शायद उनका आश्रम है। 2002 या 3 में उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इलाहाबाद में, तो मैं इलाहाबाद में ही था। तो मैंने सेवा भी दी आश्रम को, उनके लिए काम भी किया, और पूरे प्रवचन को मैंने अटेंड किया। और उनकी जो क्रिया योग की थेरेपी है, वो मुझे इतनी काम आई सर, हर जगह। उनका एक वर्ड पर उन्होंने बड़ी जोर दिया, और वो मैं उस वर्ड को पकड़ लिया मैंने, आदत। बोले मन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आदत, और अगर तुम ध्यान करो तो उसको किसी भी चीज की आदत पड़वा सकते हो। अगर ये सिगरेट पीने का आदती हो सकता है, शराब पीने का आदती हो सकता है, तो पढ़ने का क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भैया हमारी पढ़ाई छूट नहीं रही, भैया हम बहुत 18 घंटा पढ़ रहे हैं, हम कसम भी उठा लिया कि पढ़ाई छोड़ दें, लेकिन छूट नहीं रही। ये क्यों नहीं होता है? एक्सट्रीमिज्म छोड़ दो सर, अतिवाद छोड़ दो। अगर कोई बात कह रहा है, उसके पर्सपेक्टिव को जरूर देखो। इसको जो समझ गया सर, ये किताब मतलब एनसीईआरटी, ये मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी यानी स्कूल बुक्स, जिसने स्कूल बुक्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली सर, जो डबल बैरल के झटके को झेल गया, वो राइफल भी चलाएगा, एलएमजी भी चलाएगा। डर खत्म हो जाएगा ना सर। ये डबल बैरल है। उपेंद्र सिंह एलएमजी है, उनकी जो किताब है एंशिएंट इंडिया की, वो लाइट मशीन गन है, हैवी किताब है सर। ये डबल बैरल है। तो अगर आपको ये कनेक्टिविटी दे गई और पूरा पिक्चर क्लियर है प्राचीन भारत का, तो फिर आप उपेंद्र सिंह जी की किताब भी पढ़ लीजिए, या आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए। तो ये उनको गिफ्ट है जो तैयारी कर रहे हैं, ये मेरे भारतवासियों को गिफ्ट है जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं। जातिवाद कैसे शुरू हुआ, रीजनलिज्म कैसे शुरू हुआ, ये भाषाएं कैसे पैदा हुई, कन्नड़ भाषा, तेलुगु भाषा, गुजराती भाषा, ये कहां से आई? मौर्य काल में पूरे भारत में एक ही भाषा है, प्राकृत। तो ये क्षेत्रीय भाषाएं कैसे पैदा हो गई, ये क्षेत्रवाद कैसे पैदा हो गया, ये गुजराती कल्चर, बंगाली कल्चर, तमिल कल्चर, कर्नाटक कन्नड़ कल्चर, कन्नडा, कश्मीरी कल्चर, ये कैसे पैदा हुआ? वर्ण व्यवस्था लेटर वैदिक काल में पैदा हुई, जाति व्यवस्था पैदा हुई गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, अपने पीक में पहुंची राजपूत काल में। तो ये क्या है जाति व्यवस्था? क्या ये ब्राह्मणों ने बनाई? ये क्यों पैदा हुई? इस जाति व्यवस्था का रीढ़ क्या था? और जाति व्यवस्था की हत्या कर दी अंग्रेजों ने। जाति व्यवस्था की हत्या की अंग्रेजों ने। लेकिन सर मजेदार बात जानते हैं, जाति व्यवस्था की भारत में हत्या की अंग्रेजों ने, बहुत बड़ा काम कर डाला सर उन्होंने। लेकिन जाति को
राजनीति का आधार भी बना दिया अंग्रेजों ने। एक तरफ उस बुराई की हत्या कर दी, आप उसमें पढ़िएगा, आप उस वीडियो में देखिएगा। जाति व्यवस्था की जो जान थी, जजमानी व्यवस्था, उसको मार डाला उन्होंने। लैंड को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया, वो व्यवस्था ही खत्म। अगर जजमानी व्यवस्था नहीं रहेगी तो जाति व्यवस्था नहीं रहेगी। तो जब उन्होंने जजमानी व्यवस्था की हत्या कर दी, संपत्ति को प्राइवेट कर दिया, तो जाति व्यवस्था का तो खत्म होना स्वाभाविक था। लेकिन फिर उन्होंने उस मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया, जातिगत राजनीति का आधार बनाकर, क्योंकि उन्हें राष्ट्रवाद को कंट्रोल करना था। 1857 के बाद, विद्रोह के बाद, जब राष्ट्रवाद की धारा शुरू हुई, नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू हुई, तो उन्हें उस नेशनल मूवमेंट की धारा को कंट्रोल करना था। तो उन्होंने उस धारा को कंट्रोल करने के लिए राहु और केतु को पैदा किया। राष्ट्रवाद, नेशनल मूवमेंट की धारा को कंट्रोल करने के लिए 1857 के बाद यह नेशनल मूवमेंट की धारा शुरू हुई। और जब यह धारा शुरू हुई तो ब्रिटिश शासन को इस धारा पर कब्जा करना था, इसको कंट्रोल करना था। तो उन्होंने राहु और केतु को छोड़ दिया। राहु कौन? संप्रदायवाद, कम्युनलिज्म। केतु कौन? जातिवाद, कास्टिसिज्म। और जैसे जैसे भारत के इतिहास में आप इस बात को देखेंगे कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ेगा, इसका विकास होगा, मजबूत होगा, ऐसे ऐसे ये भी बढ़ेंगे और ये मजबूत होंगे। पैरेलल चलेंगे सर, पैरेलल। हालांकि राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको कंट्रोल करने का बड़ा प्रयास किया, बड़ा कोशिश की, लेकिन सर बड़े सारे फैक्टर्स रहे। एक तो गरीब मुल्क, आर्थिक रूप से कमजोर मुल्क, और जहां भी गरीबी है वहां भटकाना बहुत आसान है, वहां भड़काना बहुत आसान है। एक संपन्न व्यक्ति को भटकाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जहां गरीबी है वहां भटकाना बहुत आसान है, वहां भरमाना कुछ नहीं। आपने पैसा फेंक दिया कि भाई तू अपने बच्चों को पढ़ा, अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल भेज, आराम से रह। कैसे रह रहा है तू, इतना होनहार आदमी? ये ले 1 करोड़ रुपए। फिर तो आपको उसका गाना गाना ही है। और इस जहर को बढ़ाने में जिस आदमी ने सबसे ज्यादा मदद की वो है V.A. स्मिथ। मैं इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहा हूं सर। आशा करता हूं जनवरी के अंत तक आपको डॉक्यूमेंट्री दे दूंगा कि कैसे जातिवाद और उसके जहर को पैदा किया जाना। सर मैं अपनी बातों को तो कहता ही रहूंगा, वो तो मैं कहता ही रहूंगा। अगर आपको किसी भी चीज को तैयार करना है, बैकग्राउंड 1991 के बाद के भारत को अगर तैयार करना है तो 1947 से 1990 के भारत को पहले जानना होगा। उस बैकग्राउंड में जब आप इन नए सुधारों को देखेंगे और दोनों का चार्ट आमने सामने बनाएंगे, एक चार्ट आप बनाएंगे 1947 से 1991 का भारत, और एक चार्ट आप बनाएंगे 1991 से 2021 का भारत। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, सबका एक डाटा यहां, एक डाटा यहां। तब आपको पता चलेगा कि ये देश कहां पहुंचा। और उसके लिए सरकार किताब इशू करती है, उसको बोलते हैं इंडिया, जो विशेषकर यूपीएससी के लड़के ही पढ़ते हैं, सिविल सेवा के लड़के ही पढ़ते हैं। वो भी पढ़ते नहीं है, उसका कॉइन साइज नोट्स खरीद लाते हैं। वो बेसिकली डाटा बुक होती है, डाटा बुक। अगर एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी वो किताब आपको समझ, वो किताब नहीं है, इंफॉर्मेशन गाइड है। वो किताब नहीं है, वो सरकार इशू करती है हर साल। इंडिया, जो कि इस भारत के हर परिवार को कम से कम जानना चाहिए कि हम कहां पहुंचे,
हमने कितना विकास किया, हमने कितना सुधार किया। इससे तो लोगों को 70% लोगों को इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। ये हमारे राजनेता समझते हैं कि इस देश के आदमी को इकोनॉमी से मतलब ही नहीं है। इस देश का आदमी बस में ट्रेवल करता है और बस की सीट में पेन डालकर उसकी गद्दी फाड़ देता है। उसको मना करो, कहता है तुम्हारे बाप का है। भैया हमारे बाप का तो नहीं है, बहरहाल आपके भी बाप का नहीं है, ऐसा तो पता ही चल रहा है। लेकिन भैया ये हमारे बाप दादाओं का है, टैक्स देते भैया हमारे ही पैसे का है। क्या नहीं भाई साहब, मैं देख रहा था कि सीट के अंदर क्या है। मैंने कहा यार तू पेन यहां लगा ले, यहां इसके अंदर देख, इसके अंदर यहां होल कर, यहां वहां तो पूछ ले, मैं बता दूंगा। किसी से पूछ ले, बस कंडक्टर से पूछ ले, बस ड्राइवर से पूछ ले, वो तुझे बता देंगे उस सीट की गद्दी के अंदर क्या है। उसमें पेन डालने की क्या जरूरत, तू अपने यहां डाल ले। और रेलवे स्टेशन पे बैठे गुटखा खा के वहीं थूक दिया जहां बैठे, क्योंकि पता है वहां क्या लिखा है, ये रेलवे आपकी संपत्ति है। उनको फीलिंग ही नहीं आती कि हमारे बाबा तो पैसा नहीं दिए थे इसको बनाने के लिए। उनको इकोनॉमी से मतलब नहीं। वहीं दिल्ली मेट्रो में वो सीआईएसएफ के जवान हैं तमिलनाडु के, हिंदी समझते नहीं, इंग्लिश आप बोलोगे नहीं, और वहां अगर थूक दिए। दिल्ली मेट्रो में कहीं नहीं लिखा है मेट्रो आपकी संपत्ति है, लिखा ही नहीं। थूक दिए तो पहले तो मारेंगे गिराकर, फिर 200 रुपया निकाल लेंगे। बहुत गिड़गिड़ाते, मैंने कई बार लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा, सर अब नहीं थूकेंगे सर, गलती हो गई सर, अम्मा की कसम के सर नहीं करेंगे। व्हाट आर यू सेइंग, 400 और जिनको 400 रुपया देना पड़ गया थूकने का जुर्माना, उनके पूरा खानदान का सलाइवा ही सूख गया। आने वाले 100-200 साल तक उन्होंने कभी थूका नहीं। किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा, ये फॉर्मूला है सर, किसी भी देश में प्रजातंत्र का विकास तब होगा जब उस देश की बहुसंख्यक जनता राजनीति के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था के विकास को समझेगी। डेमोक्रेसी इन एनी कंट्री विल डेवलप ओनली when the majority people of that country will understand the law of development in economy and the principles of polity. इसीलिए ब्रिटेन में डेमोक्रेसी का सतत विकास हुआ। सबको उन्होंने वोटिंग अधिकार नहीं दिया, धीरे 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 धीरे, कि पहले तुम जानो। जेंटलमैन्स लॉ बनाया उन्होंने, बड़ा जबरदस्त लॉ 1689 में। जब पार्लियामेंट 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हो गया, पार्लियामेंट पावरफुल हो गई वहां की, उसको लगा कि अब सब घुसने की कोशिश करेंगे, तो उसने 1689 में एक नियम बनाया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, जेंटलमैन्स रेजोल्यूशन। बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन है वो सर, उसे लगभग हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए। और वो रेजोल्यूशन ये था, बड़ा प्यारा रेजोल्यूशन सर, किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी तभी डेवलप होगी, डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी व्हेन द मेजॉरिटी पीपल ऑफ दैट कंट्री विल अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ डेवलपमेंट इन इकोनॉमी एंड दे विल अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटी। तभी डेमोक्रेसी किसी कंट्री में डेवलप होगी। उनको नेशनल इनकम पता होगा, जीडीपी पता होगा, जीएनपी पता होगा, बैंकिंग सेक्टर पता होगा। अगर आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो जितने भी सिटी बैंक वगैरह फॉरेन बैंक से वो अपनी रिटेल सेक्टर को क्लोज कर रहे हैं इंडिया में। ये एक गलत खबर है सर। अगर बैंक कोलैप्स करेंगे ना सर, तो भारत 1929 का अमेरिका बन जाएगा। आधुनिक अर्थव्यवस्था की जान है बैंकिंग सेक्टर।